हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर के, जिसमें बात होगी केवल भारत के भूगोल का। दोस्तों, भारत का भूगोल, आपको भूगोल पढ़ने और समझने में यदि समस्याएं आ रही होंगी तो अब शायद इस वीडियो को देखने के बाद ये समस्याएं आपको नहीं आने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि भारत का भूगोल शब्द लिखा हुआ है, और ये भारत का भूगोल आपके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए एक आसान और सरल भाषा में इस टॉपिक को कवर किया गया है। और ये एग्जाम आप देख सकते हैं दोस्तों, यूपीएससी, पीसीएस, यूपीपी कांस्टेबल, एसएससी सीजल, एसएससी जीडी और टीजीटी पीजीटी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारी कवर किया गया है एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर किया गया है। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी बुक को। ठीक है, 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स और कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स, वो सारी डिटेल हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों शुरू करते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ को आपको समझना होगा कि मैं किन किन बातों की चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों, ये पहला पॉइंट पार्ट है, और पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे भारत की भूगोल की भौगोलिक स्थिति को। ठीक है, कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ समझते हैं, पहला पॉइंट समझेंगे भारत का सामान्य परिचय, अवस्थिति व विस्तार, अक्षांशीय देशांतर विस्तार समझेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लोग समझेंगे, दूसरे पार्ट में जो समझेंगे या पॉइंट में जो समझेंगे, उसमें जनांकिकीय और भौगोलिक आकार हो, भारत की स्थल व तटीय सीमा होगी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन होगा। तीसरे पॉइंट में जो होगा, उस तीसरे पॉइंट में हम लोग समझेंगे सात राज्य के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में समझेंगे। भारत तथा विश्व समझेंगे, भारत के जल क्षेत्र समझेंगे। चौथे पॉइंट में हम लोग समझेंगे दोस्तों भारत का जलीय सीमा, भारत के पड़ोसी देश और भारत को एक दृष्टि समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, और ये आप सभी लोगों के लिए रहेगा जो तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं मोटिवेशन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग शुरुआत में करते हैं। और मोटिवेशन पॉइंट क्या है, कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी हो तो यह कभी मत सोचो कि भगवान ने परेशानी मुझे ही क्यों दी है। यदि इस बात को इस तरह से देखा जाए कि ईश्वर ने कष्ट हमें शायद इसलिए दिया है क्योंकि हम दूसरों के मुकाबले इसका हल बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, और इसी परेशानी को देखकर कभी घबराने नहीं। हो सकता हो कि शायद ये परेशानी आप लोगों के लिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाह रहा हो कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उसके लायक हैं, क्या आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, उस परेशानियों से घबरा जाते हैं और उनका हृदय टूट जाता है, और वो पढ़ाई लिखाई को छोड़ देते हैं, और फिर उनका भविष्य अंधकार में डूबता हुआ चला जाता है। जो कि करना चाहिए, मुसीबत अक्सर उन्हीं के हाथों आती है जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने आज की क्लास में। और जैसा कि हमने आपसे बताया कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो इसमें पहले हम लोग बात करते हैं भारत का एक सामान्य परिचय। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सामान्य परिचय है और इसमें क्या क्या चीज़ें समझनी थी, क्या क्या चीज़ें नहीं समझनी थी। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। उन सारी चीज़ों को समझेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा, और इस मैप में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इस मैप को समझ लेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने भूगोल को समझ लिया है। तो भारत का एक सामान्य परिचय, जिसमें भारत की भौगोलिक की बात करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी भारत के, अगर हम भारत के मैप को देखेंगे तो हम लोग एक डायरेक्शन निश्चित करते हैं, जिसमें ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूरब दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। तो दोस्तों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं हो जाती हैं। हम इसी डायरेक्शन में अपने मैप को देखेंगे, तो अगर आप इस डायरेक्शन को देख रहे हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये दिशा जो है ये पूरब है, ये वाली दिशा जो है ये पश्चिम है, ये हो गया आपका उत्तर दिशा, और ये हो गया आपकी दक्षिण दिशा। तो पूरब पश्चिम उत्तर
दक्षिण। ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपकी दिशाएं हो गई। दोस्तों इन दिशाओं को समझने से पहले कुछ चीज़ें और समझ लेनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि पूरब दिशा, जो पूरब दिशा है, इस पूरब दिशा में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें दिया गया है डिग्री, इसमें दिया गया 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ दिया गया है 68.7 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट। उत्तर में दिया गया है 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिण में दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये चैनल्स हैं, ये डिग्रियां हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार है। इसको हम आगे बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं उसके पॉइंट्स के बारे में। दूसरी चीज़ अगर आप लोग बात करें तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जिसको हम लोग कहते हैं पूरब पश्चिम विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरब पश्चिम विस्तार। इसकी जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। कितना है? तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक की जो सीमा की लंबाई है, सॉरी माफ कीजिएगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितना है? 2933। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो लंबाई है वो है आपकी 3214। कितना है दोस्तों? 3214 है। ठीक है, तो ये हो गई, इनकी लंबाइयाँ हो गई। और अगर हम लोग बात करें इसमें, तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक को हम लोग कहते हैं उत्तर दक्षिण सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण सीमा, जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम से हम लोग कहते हैं पूर्व पश्चिम विस्तार, इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। दोस्तों इसी में एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हमारा पूर्वोत्तर बिंदु होता है, जो पूरब का जो पॉइंट होता है या पूरब की जो बिंदु होती है, इसको हम लोग कहते हैं किबुथु। क्या कहते हैं? किबिथु। किबिथु नाम है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर बिंदु कहते हैं। तो पूर्वोत्तर बिंदु किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा दो पश्चिम का आता है, जिसको गुजरात में, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमोत्तर बिंदु कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो पश्चिमोत्तर बिंदु है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात की किस जगह पे स्थित है? तो गौर मोता। ठीक है, कहाँ पे? गौर मोता। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उत्तर पॉइंट में, तो अगर हम उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? इंदिराकाल, उसको क्या कहते हैं? इंदिराकॉल। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ये बहुत पूछता है, उत्तर बिंदु का क्या नाम है? इंदिराकॉल है। इंदिराकॉल कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ऐसे हम लोग आते हैं जो हमारा दक्षिण बिंदु है, दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कैप कमेरियन है और ये पाक जल संधि के पास है। और इसकी हम लोग बात करते हैं तो हमारा यहाँ जो भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है अंडमान निकोबार के पास होता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसको? इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट आपका पड़ता है, ये अंडमान निकोबार हो गया, ये इंदिरा पॉइंट हो गया, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु मतलब अंतिम बिंदु, दक्षिण का जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आपको इस साइड दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण पूर्व में दिखाई दे रहा होगा, बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ दक्षिण पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा होगा अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो तटीय रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। और यहाँ दादरा और नगर हवेली है, ये पूरा अरब सागर हो गया है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार है, ये बगल म्यांमार है। और इनकी यहीं तक नहीं, ये केवल इनकी कितनी सीमाएं हैं, किन किन राज्य से सटते हैं, कितना किलोमीटर है, वो सारी बातें हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो ये सारे हम स्टेप टू स्टेप बात करते चलेंगे। मैं आपको छोटे से मैप में इन सारी चीज़ों को बता दिया हूँ। यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, ये चीन हो गया, ये नेपाल हो गया। अभी आपको पता चला होगा कि नेपाल में बहुत भयंकर जो है विद्यार्थियों, युवाओं के द्वारा जो है आंदोलन किया गया और वहाँ के पार्लियामेंट और जो है नेताओं को कुत्ते की तरह मारा गया। तो फिलहाल ये तो बात की बातें हैं, और ये ऐसी भयावह स्थिति कहीं और ना हो, तो ये यहाँ के युवाओं को, हर जगह के युवाओं को समझना चाहिए। यहीं पर आप बगल देखेंगे तो यहाँ पर भूटान है, ये बांग्लादेश हो गया, और ऐसे सारे कई सारे आपके पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों इसमें हमने आपको अपने छोटे से मैप में आपको सारी चीज़ें बता दिया, लेकिन ये आप मत सोचिए कि हम यहीं पर इसको ख़त्म करने वाले हैं।
इस वीडियो में हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग बात करेंगे भारत के एक सामान्य परिचय की। भारत का एक सामान्य परिचय क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। सबसे पहली चीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, या भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और इसके कितने और नाम हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों धैर्य बनाइएगा और आपको मजा आएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ, भारत का एक सामान्य परिचय जैसा कि आप शायद कहीं पढ़े हों और आपको ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाट सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। आप सभी को पता है कि भारत की जो संस्कृति का विकास है, सभ्यता की विकास है, उसको कहाँ से माना जाता है? सिंधु घाट की सभ्यता से ही माना जाता है। इसका नाम आर्यवर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। जैसा कि आपको पता है कि भारत का नाम क्या बता? आर्यवर्त। कहते हैं कि इन आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत, और उन भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया। अगले पॉइंट इसमें दिया गया था कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी या सिंधु नदी में थी। जो आर्य लोग थे वहां कहाँ निवास करते थे? सिंधु नदी। ये भी बाहर से ही आए थे, ऐसा नहीं है। और कहते हैं ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा और इस देश को हिंदुस्तान कह दिया। अब ईरानी लोग जो थे, वो जो सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी को इन्होंने क्या कह दिया? हिंदू नदी, और उसके वजह से इनका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यूनानियों ने इस सिंधु नदी को इंडस कह दिया, इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। तो आप समझ रहे होंगे कि जो जो यहाँ भारत में आए वो अपने अपने अनुसार इस देश का नाम रखते चले गए। अब नाम रखते चले गए तो भाई उसका एक नया नया नाम पड़ता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि अवस्थिति और आकार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है भारत। ध्यान देना है, भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। कहां पर है? तो दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा है, इस बात को आपको समझना है कि भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण मध्य भाग में स्थिति है, और ये भारत विविध का देश है। कहते हैं इसकी चतुष्कोणीय है ना। ये किसका, इसका आकार और स्थिति कैसा है दोस्तों? इसका आकार और औस्थिति जो है ये चतुष्कोणीय है। ये आपको समझना चाहिए कि ये कैसा है? चतुष्कोणीय आकार का है। तो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि मतलब कि भारत का आकार और स्थिति कैसी है, या भौगोलिक विविधता कैसी है? तो भौगोलिक जो विविधता है ये चतुष्कोणीय आकार और स्थिति में है। कहते हैं इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, मध्य में विशाल नदियां हैं, द्रोणी हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, और उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। तो सोचिए, कल्पना करिए कि भारत में क्या क्या चीजें हैं। हिमालय पर्वत हैं, विशाल नदियां हैं, और उत्तर पूर्वी दक्षिणी भाग में बहुत सारे वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, और उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार हो गया है। दोस्तों कहते हैं या उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान की श्रेणियां हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई दी गई है। तो उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। उत्तर पश्चिम में क्या है? हिंदू कुश व सुलेमान है। उत्तर में हिंदू कुश और पश्चिम में सुलेमान की श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर की सारी चीजें भारत में उपस्थित हैं। तो ये इसकी बातें हो जाती हैं। दूसरी चीज अगर हम इसमें बात करते हैं अवस्थिति और विस्तार में, तो उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप इसे कहते हैं। उपमहाद्वीप, आप बात को समझिएगा यहाँ पे दोस्तों। कहते हैं कि इस जो कंडीशन जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इन सारी चीजों को जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारी चीजें इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों को कहते हैं उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश आते हैं। तो भारत जो एशिया का उपमहाद्वीप है, इसमें कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर
7 देश आते हैं, जिनमें पहला है भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। कितने देश आ जाते हैं? 7 देश आ जाते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है और कौन सा देश सबसे छोटा है तो उसकी तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रूस, इस उपमहाद्वीप में रूस, एशिया महाद्वीप में रूस है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। रूस के बाद कनाडा आता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, उसके बाद चीन आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत। तो आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि नंबर वन पर रूस है, नंबर 1 पर क्या है? रूस है, और नंबर 7 पर क्या है? वो भारत है। तो रूस पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है। और भारत कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। रूस के पास कौन सा देश है? कनाडा है, उसके बाद यूएसए अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत का स्थान आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भारत की औसती और विस्तार की बातें समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर अवस्थिति और विस्तार की बात को समझेंगे मैप के माध्यम से। दोस्तों जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको ध्यान देना है, तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, और जो देशांतरीय विस्तार है वो कहाँ पर है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से कहाँ? उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो ये उत्तर से कितना हो गया? ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर से दक्षिण वाली हो गई ये पॉइंट। तो उत्तर से दक्षिण तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर में 8 डिग्री, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश माना जाता है। क्या माना जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या माना जाता है? इसको उत्तरी अक्षांश माना जाता है। जबकि पश्चिम की बात करें तो 68.7 डिग्री, ये वाला पॉइंट 68.7 डिग्री से लेकर के यहाँ 97.25 डिग्री जो इसे माना जाता है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं पूर्वांतर या पूर्वी देशांतर कहा जाता है। तो भारत की स्थिति आप समझ रहे होंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? भारत की अक्षांशीय दृष्टि हो गई। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, तो अगर आप समझें इस बात को, तो कहते हैं कि यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं, अगर अभी तो भारत में द्वीप समूह की बात नहीं की गई थी, लेकिन भारत के द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट, कितनी? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू करते हैं, ठीक है। 6 डिग्री से शुरू करेंगे, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू करेंगे, और इस प्रकार संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट में हो जाएगी। और यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित माना जाएगा, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में माना जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थिति माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल कहलाता है, भारत का क्या, ये जो उत्तरी बिंदु है इसको क्या कहते हैं? इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। इसको उत्तरतम बिंदु भी कहा जाता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश से लिया गया है, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ये लद्दाख वाला पॉइंट है, तो लद्दाख में स्थित है। कहते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे, ये कहते हैं कन्याकुमारी या केप कमेरिकन, सॉरी माफ कीजिएगा, केप कमोरियन आंतरिक, इसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी या फिर केप कमोरियन द्वीप में 8 डिग्री 4 मिनट में स्थित है, जो किस क्षेत्र में आता है? जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में।
तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है ये लद्दाख में स्थित है, इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है, उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, है ना, जो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। उसके बाद जो दक्षिणतम बिंदु होता है, दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु द्वीप में स्थित है। कितनी डिग्री, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये कहाँ पर माना जाता है, इसको कन्याकुमारी या कैप कमोरियन कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत परीक्षा में पूछता है, बहुत पूछने वाला प्रश्न है, यहाँ पर अक्सर लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगली बात हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं देश के जो चतुर्दिक अंतिम सीमाएं हैं, है ना, जो किसको किस नाम से जाना था, देश की जो चतुर्दिक सीमा बिंदु है ना। तो सबसे पहली चीज बात समझिएगा ध्यान से आप इस बात को, हमने जैसा कहा कि जो दक्षिणतम बिंदु है, देखिएगा पहला पॉइंट क्या है, दक्षिणतम बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो हमने इसका नाम कह दिया। तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कन्याकुमारी, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर है दक्षिणतम बिंदु। कहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ पर है दक्षिणतम बिंदु। तो इसको हम लोग दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में, है ना। दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इसको क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार कहते हैं। ठीक, इसका उत्तरतम बिंदु क्या हो गया, जैसा यहाँ उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु जैसा कि हमने बताया था अभी आपको कि ये इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है ना। उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है, तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में। उत्तरतम बिंदु या उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा आता है पश्चिमोत्तर बिंदु। ये हमारा है पश्चिमोत्तर बिंदु। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पश्चिमोत्तर बिंदु। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमोत्तर बिंदु को किस नाम से जाता है, तो गोरमोता। किस नाम से जाना जाता है, गोरमोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। इसको गुहार मोती भी कहा जाता है। तो भारत का जो पश्चिम बिंदु है या पश्चिमोत्तर बिंदु है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम से जाना जाता है भाई गोरमोता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसको भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है पूर्वोत्तर बिंदु। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर बिंदु, तो पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो पूर्वोत्तर बिंदु हमारा आ जाता है किबिथु। क्या आ जाता है, किबिथु। कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो इसका पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है हमारे पास, किबिथु है। ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है या पूर्वी बिंदु है, उसका क्या नाम है, तो किबिथु नाम है, किबिथु। उसको किबिथु के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। कहते हैं कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की जो मुख्य भूमि है, जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि जो है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर, जिसकी भी हम चर्चा करने वाले थे। ठीक है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये पॉइंट क्या बता रहा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ये क्या बता रहा है, ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो आपको पता होना चाहिए कन्याकुमारी, क्या चीज है, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी के नाम से, कन्याकुमारी या केप कमोरियन कहा जाता है। तो भारत का ये क्या है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के प्रभाव की अगर बात कर लेते हैं, तो भारत के मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 281 किलोमीटर है। आपको इसको ध्यान से समझना होगा दोस्तों, किस बात की कर रहा हूं, समझिएगा। हमने कहा कि भारत के मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूरब से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, अब जैसा कि हमने इसे बताया आपको, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो कहता है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना हमने बताया था आपको, उत्तर से दक्षिण हमने बताया था, उत्तर से दक्षिण हमने बताया था कि इसका जो लंबाई है ये 3214 है। ठीक, और हमने जैसा कि आपको बताया था कि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो 2933 है। तो इन दोनों के से अधिक कितनी है, तो 281 किलोमीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको समझ लेना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत का मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। तो भारत का मुख्य भूमि की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। बहुत पूछा है हर एक एग्जाम में कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। कहते हैं 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। ध्यान रखना है 23 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना गया है। क्या माना गया है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना गया है। ठीक है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो अगर पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ कहाँ माना गया है, तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में 23 डिग्री चैनल पर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार का प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसा कि कर्क रेखा, दोस्तों कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर 1.1/2 है, तो 23.5 डिग्री। ठीक है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, की राजधानी जो रांची है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्य। तो अगर आपसे पूछता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों उनका नाम हमने बता दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो झारखंड से, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो पा रहा है तो आप याद कर लीजिए मित्र पर गमछा झार। किस पर? मित्र पर, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो माँ से हो गया मिजोरम, ता से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये आपके 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये सारी पॉइंट आपके लिए मजेदार होने वाली है। कहते हैं कि भारत का विस्तार, दोस्तों भारत का विस्तार जो है ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है ना। भारत का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में है। कहते हैं इसका अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो अक्षांशीय विस्तार है उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? दिन और रात की अवधि पर। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। जहाँ से प्रश्न पूछता है कि 45 दिन का माफ कीजिएगा 45 मिनट का अंतर किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर पाया जाता है, जबकि लद्दाख, लेह में यह अंतर 5 घंटे का होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लद्दाख में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में जो अंतर होता है कितने घंटे का होता है? 5 घंटे का होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसे देशांतर या यामोत्तर का भारत का मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा? यामोत्तर रेखा। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत के जो प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके निकट मिर्जापुर से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भारत का जो यामोत्तर या देशांतर रेखा है, जिसको मानक देशांतर रेखा कहा जाता है, वो कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से। कहाँ से? प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मानक मध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से होकर गुजरे। 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री 60 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो और 60 डिग्री 30 मिनट के देशांतरीय दूरी पर स्थित दोनों स्थानों के बीच का 30 मिनट का समयांतर हो। कहते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतरीय दूरी तय करने में
पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री तय करने में कितना मिनट लगता है? 4। तो अक्सर सी बात है कि ये 24 घंटे लगेंगे और वो कितने डिग्री घूमेगी? तो 30 डिग्री घूमेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भारत मानक समय जो है वो 1/2 मतलब 82.5 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीन मीन टाइम जिसको जीएमटी कहते हैं, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, या 0 देशांतर या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। ध्यान रखना है आपको, जो मानक मध्यम रेखा है वो चुनते समय इस बात को ध्यान दिया जाता है कि देश के बीचों बीच से होकर गुजरे। ठीक है, तो यही जो भारतीय मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीन मध्य टाइम जिसको ग्रीनविच टाइम कहा जाता है, ये 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 5 डिग्री 30 मिनट आगे चलती रहती है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार होने के कारण मानक देशांतर रेखाएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अमेरिका है यहाँ पर 6 समय कटिबंध समय क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अमेरिका में जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितने हैं? 6 समय क्षेत्र से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जो है जो जीएमटी है वो अलग अलग है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, एक जगह पर एक ही नहीं होता है। कहते हैं वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अब जननांकी और भौगोलिक का आकार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2011 में जनगणना हुआ था, अभी तो जनगणना हुआ नहीं, तो वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। कहते हैं वर्ष 2011 में अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% निवास करती है। लेकिन ध्यान देना है, अभी वर्तमान में भारत जनसंख्या के मामले में भारत की युवाओं की वजह से नंबर 1 पर आ गया है। तो भारत विश्व में भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,206 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के स्थलीय धरातल से 2.4% है। ध्यान रखना है, भारत की जो धरातलीय स्थिति है वो कितना प्रतिशत है, या भारत का जो स्थलीय धरातल है वो कितना प्रतिशत है, तो आपको पता होना चाहिए 2.4% है। कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार, जैसा कि हमने आपको बताया, 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे आ जाते हैं भारत का स्थल व तटीय सीमा रेखा। तो बहुत आसान है, इसको आपको आसानी समझ लेना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है और इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी मानी जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो स्थलीय सीमा रेखा है ये और जो तटीय सीमा रेखा है उससे 2 गुनी है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा रेखा कितना है? 15,200, जबकि भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा लंबाई 6,161 किलोमीटर मानी जाती है। तो अक्सर सी बात है, जो तटीय है वो कम है और जो स्थलीय सीमा है वो उसकी लगभग 2 गुनी है। भारतीय द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा को सम्मिलित करने के लिए भारतीय समुद्री तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी बातें बता दिया था। कहते हैं कि इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात माना जाता है और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं खासतौर से, कि जो इसकी जो भूमि है, ठीक है, जो भूमि की जो तटीय लंबाई है, तो तटीय लंबाई वो क्या है? कम है, और जो स्थल सीमा रेखा है वो अधिक है। ठीक है, भी मैं उसको बता देता हूँ मैप के माध्यम से। और दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सबसे लंबा तट वाला राज्य जो है वो गुजरात है। मतलब गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र से टच करता है, और जबकि गोवा तटीय क्षेत्र को कम टच करता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं कि ये हो गया हमारी, मान लीजिए हमारी क्या है, भारत की स्थिति है। ठीक है, और यहाँ से जो पॉइंट आती है ये सारी पॉइंट तटीय क्षेत्र है। ठीक है, अब तटीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा गुजरात आ जाता है। गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो गुजरात हमारे पास है, ठीक है, ये जो गुजरात हमारे पास आ जाता है, ये गुजरात एक कक्ष का तट माना जाता है। ठीक है, और ये तट से सबसे ज्यादा टच करने वाला राज्य माना जाता है।
और जबकि यहीं पर गोवा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बेचारा है और ये सबसे कम टच करता है। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप आपका आ जाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है दोस्तों। और ये कोरोन जो है कोरोमंडल तट है, इसे मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके कुछ तटीय प्रदेश दिखाए गए हैं जिनमें आपको लिखा गया है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, ठीक है, गुजरात, ये सारे पश्चिम बंगाल। और इनके तट के नाम भी हैं, अलग अलग तट के अलग अलग नाम हैं, तो वो तो अपने बात की बात करेंगे कि लगभग कितने भारत के तटीय प्रदेश हैं और संघ शासित प्रदेश हैं। तो अगर बात की जाए कुल मिलाकर के 13 ऐसे क्षेत्र पड़ जाते हैं, 13 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ जाते हैं जो भारत के तटीय सीमा से अपना सीमा साझा करते हैं। तो कई सारे नाम भी हैं इनके, इनके अलग अलग नाम भी माने जाते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये कठियावाड़ का तट माना जाता है, ये साइड में जो महाराष्ट्र के बगल लगता है। ये कनारा तट माना जाता है कर्नाटक के पास। ये केरल के पास मालाबार तट माना जाता है। ये जो तमिलनाडु है कोरोमंडल तट माना जाता है। और ये यहाँ आंध्र प्रदेश के बाद उत्तरी सरकार का तट माना जाता है। उड़ीसा के बाद उत्कल तट माना जाता है और बंगाल के पास वेंगा तट माना जाता है। तो इनके तट का नाम भी दिया गया है, मतलब जो तट होता है अर्थात नदी और स्थल या समुद्र और स्थल के बगल का जो एरिया होता है, बीच का जो एरिया होता है, समुद्र और जो है स्थल का जो मध्य का भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो ये क्या है, तटीय क्षेत्र इसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग समझने वाली बातें ये हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। अब आपका हिंद महासागर है, जैसा कि आपको पता ही है कि हिंद महासागर में जो सारा पॉइंट है वो इसी का खेल है। ठीक है, और कहते हैं जो हिंद महासागर के दो भागों में बांटता है, एक पूर्वी भाग को, एक जो है बंगाल की खाड़ी। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी में बांट देता है, पूर्वी भाग को किसमें काट देता है, बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी भाग को किसको काट देता है, अरब सागर में। तो ये पूर्वी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिमी भाग हो गया, जिसको अरब सागर कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग प्रायद्वीपीय की बात करते हैं तो प्रायद्वीप किससे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वह स्थल का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा माना जाएगा दोस्तों, इस वजह से इसका नाम प्रायद्वीप रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये जो है, ये देखें, ये जो क्षेत्र है ये तीन तरफ से पानी से घिरा माना जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से माना जाता है, बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया और हिंद महासागर हो गया। ठीक है, तो तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, और तीन तरफ से पानी से घिरे होने की वजह से स्थल का वह भाग है ना, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, प्रायद्वीप कहा जाएगा। कह रहा है दोस्तों कि भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो पूरब में कौन है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में कौन है, अरब सागर है, दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर है। इस प्रकार तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत का तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर में के मध्य में मानी जाती है। भारत के उत्तरी, पश्चिमी, उत्तर और पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत से घिरा हुआ है। तो इसका जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी पश्चिमी सीमा जो है और उत्तरी पूर्वी सीमा जो है, ये नवीन वलित पर्वत, नए पर्वत, जो नए प्रकार के पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं उनसे घिरा हुआ है। दोस्तों कहते हैं कि इसके दक्षिण का भाग, भूभाग उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का जो पार्ट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर से क्या है, चौड़ा है। ठीक है, तो ये दक्षिण वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ ऊपर से थोड़ा सा क्या है, चौड़ा है। कहते हैं 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे आने लगेंगे, जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर नीचे आने लगेंगे, हिंद महासागर की ओर नीचे आते आते क्या हो जाने लगता है, पतला होने लगता है ना, ऐसे ऐसे। तो ना भारत कैसा है, भारत की आकार कैसा है, ऐसे है। अब ऊपर क्या है, ऊपर चौड़ा है और नीचे क्या है, पतला होता चला आता है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर। कहते हैं कि सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने आंतरिक रूप ले लिया है और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कुमारी अंतरिक या फिर
कन्याकुमारी कहते हैं। जो नीचे का पार्ट होता है, जो हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला जाता है। अब आंतरिक किसे कहते हैं? तो आंतरिक आपको पता होना चाहिए कि समुद्र की ओर मुख स्थलीय भाग का निकला हुआ जो सकरा या पतला भाग होता है, जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है, उसे आंतरिक कहते हैं। अब ये वाली पार्ट, जैसा कि हमने वही बताया आपको, जो आपका मैप है ना, मैप में ऐसे, ठीक है। अब इसको अगर इसकी बात करें तो जैसा कि देखिए हमने कहा समुद्र की ओर स्थलीय भाग, तो यहाँ ये सारी तरफ क्या है ना, ये हो गया आपका अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ नीचे हिंद महासागर हो गया। तो ये देखो एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ ये हो गया, है ना, एक तरफ ये और एक तरफ ये और एक तरफ, तीन ओर से क्या हो जाता है, तीन ओर से क्या हुआ, ये पानी से घिरा हो गया। अब पानी से घिरा होने की वजह से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये क्या होगा, नीचे आने लगेगा, ये सकरा होने लगता है, ठीक है। और सकरा होने की वजह से, सकरा होने की वजह से इसका भाग क्या हो जाएगा, पतला होता चला जाएगा, ठीक है। और पतला हो जाएगा और तीन तरफ से पानी से घिर जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, आंतरिक कहा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी लगी, लेकिन ये है कि आपको इसमें मैंने बहुत मुख्य मुख्य बातें बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी है तो आप इसको 2x या 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताइए कि आप पार्ट को समझ में आया है कि नहीं है। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि स्पीड कैसी है, या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उस बात को बता सकते हैं। इससे संबंधित आप प्रश्न बता सकते हैं। और मैं एक प्रश्न आपको देता हूं कि ये बताइएगा कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है। अगर भारत के और भी कोई नाम जानते हो आप, जैसे कि हमने आपको 3-4 नाम बताया, आर्यवर्त, भारत, भारतवर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, आप अगर इसके सिवा कोई और नाम जानते हो तो आप उसको जल्द से जल्द हमें बता सकते हैं।